नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, उस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिनके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। मेरे प्यारे प्यारे दोस्त मुझे हमेशा अपने फीडबैक्स अपने कमेंट के माध्यम से देते रहते हैं, जिससे मुझे हर बार एक नई और बेहतर कहानी आपके लिए लाने का मौका मिलता है। उनमें से कुछ दोस्तों के नाम हैं अमित जी, नवीन शर्मा जी, चिन्मय त्रिपाठी जी, प्रियांशी जी, पूनम जी, रूबी जी। उसके अलावा और जितने भी दोस्त हैं, उन सारे दोस्तों को दिल से धन्यवाद। और आप सब ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा मेरे साथ बनाए रखें। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है चार दोस्तों की। चार दोस्त जो कि घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। उनका शौक ऐसा कुछ नहीं था कि उन्हें कोई हॉरर चीज़ एक्सपीरियंस करनी है या फिर ऐसी किसी जगह पर जाना है। वो चारों सिर्फ और सिर्फ घूमना और नई जगहों को एक्सप्लोर करना और उसके साथ नई नई अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी यादें बनाना, यही किया करते थे। अब इन चारों का कॉलेज खत्म हो चुका था, जिसमें से दो दोस्त लड़कियां थीं और दो दोस्त लड़के। ये सब बचपन के दोस्त थे और ये सब आज तक जितनी जगह भी घूमने गए थे, हमेशा अपनी फैमिलीज़ के साथ ही गए थे, क्योंकि ये चारों इतने अच्छे दोस्त थे और चारों अगल बगल में ही रहते थे, जिसके वजह से चारों की फैमिलीज़ भी आपस में काफ़ी अच्छे दोस्त थे, जिसके वजह से ये लोग बचपन से जब भी कहीं घूमने जाने का प्लान बनाते, चारों फैमिलीज़ हर बार एक साथ इकट्ठा होकर ही कहीं घूमने के लिए जाया करते थे। अब क्योंकि आज बच्चों का कॉलेज खत्म हो चुका था, उन लोगों ने एग्ज़ाम्स देने के पहले ही अपने पेरेंट्स को ये बात बता दी थी कि ये उनके लाइफ का पहला अकेले का ट्रिप होने वाला है। घर वालों को भी इन बातों पर कोई एतराज़ नहीं था। उन लोगों ने भी बच्चों को इस बात की परमिशन बड़े आराम से दे दी थी और अब बच्चों के निकलने की बारी थी। कल सुबह सुबह बच्चों को लंबी टूर के लिए निकलना था, जिसकी तैयारी उनके परिवार के सारे लोग मिलकर उनके लिए करवा रहे थे। और बच्चे तैयार होकर अगले दिन सुबह सुबह ही उस यात्रा के लिए निकल गए थे। और आज उनमें से एक दोस्त, जिसका नाम सचिन था, उसके पास अपनी खुद की गाड़ी थी, जिस पर ये तीनों दोस्त सचिन के अलावा रोहित, सीमा और शालिनी, ये लोग सब लोग बैठकर एक साथ घूमने के लिए निकल चुके थे। ये जगह कौन सी थी इसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगी। हाँ, लेकिन इतना समझ लीजिए कि पहाड़ों के गोद में बसा हुआ ये एक बहुत ही बेहतरीन, खूबसूरत, अगर आप नेचर की असली खूबसूरती को फील करना चाहते हैं तो उसके लिए ये जगह बेस्ट है। सचिन की फैमिली सबसे ज़्यादा पैसे वाली फैमिली थी, जिसके वजह से वहाँ सचिन के एक अंकल का फार्म हाउस था, जहाँ ये चारों जाने वाले थे। उस फार्म हाउस पर हर चीज़ का इंतज़ाम था, लेकिन फिर भी इनके पेरेंट्स ने इनके लिए जितना मुनासिब हो सका उतनी तैयारी कर कर भिजवाई थी, मतलब खाने पीने की चीज़ें। और इधर सचिन के पापा ने अपने दोस्त से बात कर ली थी
उन्होंने भी फार्म हाउस की साफ सफाई करवा दी थी। वहाँ पर एक चौकीदार, एक केयर टेकर और ज़रूरत पड़ने पर 24 घंटे उस फार्म हाउस में रहकर खाना बनाने वाली एक दीदी भी थी। अब ये सब अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। आपस में बातचीत, कॉलेज की बातें, दोस्तों की बातें, मजा मस्ती, सब कुछ चल रहा था। रास्ता बड़े आराम से कट रहा था। लगभग 6 घंटे की जर्नी ये लोग कर चुके थे। लेकिन अब सचिन ने ये कहा, हमें कहीं रुककर थोड़ा कुछ खा लेना चाहिए। अब इस पर बाकी के दोस्त भी तुरंत ही हाँ बोलकर उसे रुकने के लिए कोई सही जगह देखकर कहने लगे। सचिन भी अब रास्ते की तरफ देखता हुआ किसी अच्छे से खाने वाली जगह के इंतज़ार में गाड़ी को आगे ड्राइव करता जा रहा था। ये जहाँ पहुँचने वाले थे उस जगह पर पहुँचने में ज़्यादा से ज़्यादा अब इन्हें 2 से 3 घंटे और लगने वाले थे। लेकिन सुबह से इन लोगों ने जो भी कुछ खाया था उसके बाद अब इन्हें वापस से भूख लग चुकी थी। देखते ही देखते एक बहुत अच्छा पंजाबी ढाबा इन्हें नज़र आया और तुरंत सचिन ने गाड़ी साइड में लगा ली। चारों वहाँ पर उतर गए। उन्होंने बड़े मज़े से दबाकर टेस्टी पंजाबी खाना खाया और वो खाना खाकर ये आगे बढ़ने ही वाले थे। रोहित की नज़र सड़क के उस पार खड़े एक बूढ़े बुजुर्ग आदमी पर पड़ी। उनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वो लग रहा था जैसे बच्चों के खिलौने बेचने वाले कोई गरीब बूढ़े मजबूर से बाबा हैं जो कि सड़क के उस किनारे बैठे हुए हैं। और वो इसी तरह बैठे नहीं थे, उनको देखकर लग रहा था जैसे उन्हें कोई तकलीफ हो रही है और वो वहाँ पर शायद रुककर पानी या किसी चीज़ के इंतज़ार में हैं। रोहित तुरंत फटाफट सड़क के उस पार पहुँच गया और उसने तुरंत ही उन बाबा को जाकर सहारा दिया और कहा, बाबा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या? बाबा ने तुरंत हाँ में सर हिलाया और रोहित के पूछने पर उन्होंने बड़े धीरे से पानी कहकर कहा। रोहित तुरंत भागकर ढाबे पर गया, एक पानी की बोतल ली और लेकर उन बाबा को खोलकर पानी पिलाने लगा और अपने दोस्त सचिन की मदद से उस बाबा को जैसे तैसे उठाकर पीछे की सीट पर लिटा दिया। बाबा की हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। सचिन और रोहित दोनों बार बार बाबा से पूछने लगे, बाबा आपको कहीं जाना है? किसी चीज़ की ज़रूरत है? आपको कुछ खिला दें? बाबा हर चीज़ में ना में ही सर हिला रहे थे। आखिरकार सीमा और शालिनी दोनों ने बहुत जोर देकर जब उनसे पूछा तब बाबा ने आगे की तरफ इशारा किया। इन चारों दोस्तों को जिस तरफ जाना था उसी तरफ के रास्ते पर वो हाथ दिखा रहे थे और उन सब ने ये तय किया कि वो बाबा को उनके घर तक पहुंचा कर ही जहां जाना है वहां के लिए आगे बढ़ेंगे। चारों दोस्त दिल से बहुत अच्छे थे। सब तैयार हो गए और पीछे शालिनी और सीमा बाबा के सर को अपने गोद में रखकर उन्हें धीरे धीरे सहला रही थी और बाबा लग रहा था जैसे गाड़ी जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रही है वैसे वैसे उनकी हालत शायद थोड़ी सुधरती जा रही है। और थोड़ी देर बाद बाबा ने इशारा किया कि उन्हें अब बैठना है। शालिनी और सीमा ने उनको सहारा देकर सीट पर टिकाकर बिठा दिया और बाबा बिना कुछ बोले ही आगे रास्ते पर बढ़ने का इशारा करते जा रहे थे और वो उसी रास्ते की तरफ इशारा कर रहे थे जिधर उन सबको आगे जाना था। लेकिन सचिन को ये बात पता थी कि उसके अंकल का जो फार्म हाउस है वहाँ
सिर्फ एक छोटा सा गांव है और उस गांव के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ सचिन को पता नहीं था। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर उसके अंकल ने बताया था कि शाम होने के बाद उस गांव में किसी भी हालत में मत जाना, चाहे कोई भी ज़रूरत हो। ये क्यों कहा था, ये बात उन चारों में से किसी को नहीं पता थी। और अब धीरे धीरे शाम भी शायद ढलने को आ गई थी। उन लोगों ने शायद कुछ ज़्यादा ही लंबा वक्त ढाबे पर और इन बाबा की मदद में वहाँ पर बिता दिया था। इन्हें समय का अंदाज़ा ही नहीं था। वैसे भी कहते हैं कि पहाड़ों में शाम बहुत जल्दी हो जाती है, और फिर यही शायद उस वक्त भी हो रहा था। वो सब आगे बढ़ते हुए बाबा के दिखाए हुए रास्ते पर गाड़ी को बढ़ाते जा रहे थे और सूरज ढल चुका था। ये सब देखकर अब वो लड़के थोड़ा सोच में पड़ गए कि अंकल ने उस गांव में शाम में जाने को मना किया था, तो हमें जाना चाहिए या नहीं। लेकिन सचिन ने इस बात पर रोहित को समझाया कि नहीं, हमें इन बाबा की मदद करनी है ना, तो अंकल ने क्या कहा, क्यों कहा, इन सब बातों का अभी क्या मतलब है। वैसे भी तुम इनकी हालत देख रहे हो, हम इन्हें ऐसे बीच सड़क पर तो नहीं छोड़ सकते। और फिर वो रास्ते में आगे बढ़ते चले गए। उन्हें वो फार्म हाउस नज़र आ गया जो सचिन के अंकल का था। इस पर सीमा और शालिनी दोनों ने तुरंत कहा, अरे सुन ना यार, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। वैसे भी अंकल की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो हम एक काम करते हैं ना, इन्हें अपने साथ आज रात फार्म हाउस में ही रख लेते हैं और फिर कल सुबह इनका घर ढूंढकर इन्हें वहाँ पर छोड़ आएंगे। वैसे भी इसमें तुम्हारे अंकल की भी बात रह जाएगी कि शाम होने के बाद उस गांव में नहीं जाना, और हम इन बाबा की मदद भी कर देंगे। ये बात बाकी के दोस्तों को भी पसंद आ गई और उन्होंने बाबा से इस बारे में पूछा। बाबा ने बिना मुंह से जवाब दिए, मतलब बिना अपनी ज़बान हिलाए, उन बच्चों को हाँ में जवाब दे दिया अपना सर हिलाकर। और बच्चे तुरंत ही फार्म हाउस के गेट पे पहुंच चुके थे। वहां पहुंचते ही सचिन ने अपने गाड़ी का हॉर्न जैसे ही बजाया, तुरंत वॉचमैन वहां पर आ चुका था। उसने भागकर आकर गाड़ी के पास पूछा, सचिन साहब? सचिन ने हाँ में सर हिलाया और तुरंत ही वो वॉचमैन भागकर गेट को खोलने के लिए चला गया। उसने गेट खोल दिया। सचिन गाड़ी लेकर फार्म हाउस के अंदर आ चुका था। उसने फार्म हाउस के एक तरफ गाड़ी पार्क की और सबने बाबा की मदद की फार्म हाउस के अंदर आने के लिए। इतनी देर में फार्म हाउस का केयर टेकर भी वहां पहुंच चुका था और उसने बच्चों से इस बूढ़े बाबा के बारे में पूछा। बच्चों ने ये बात बता दी कि वो इन बाबा को कहाँ से लेकर आ रहे हैं। फार्म हाउस के उस केयर टेकर के चेहरे के तो जैसे रंग ही उड़ गए थे। उसने उस वक्त कुछ नहीं कहा और फिर उसने इन बच्चों को बाबा को लेकर अंदर जाने का इशारा कर दिया। उसके बाद उसने धीरे से सचिन के कंधे पर पीछे से हाथ रखकर पीछे आने का इशारा किया। वो सचिन को लेकर बाहर आ गया। वहाँ बाबा के पास शालिनी और सीमा ही थे और उसके बाद उस केयर टेकर ने कहा, बाबा, लगता है आपको यहाँ इस एरिया के बारे में साहब जी ने ढंग से समझाया नहीं है। इस पर सचिन ने तुरंत ही सवाल किया, क्यों, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? इस पर उस केयर टेकर ने जवाब दिया, ये आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया है। अगर ये आदमी सच में उसी गांव का है तो आपने इसकी मदद क्यों की? ये बात सुनकर रोहित तुरंत ही भड़कने लगा। उसने कहा, आप लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं? आप उनकी हालत देख रहे हैं। इस पर केयर टेकर ने आधी ही बात को काटते हुए तुरंत कहा, आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप नहीं जानते
कि यहाँ किसी की मदद करने के बदले आपको क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये सारी बातें सुनकर सचिन भी अब गुस्से में आ चुका था। उसने कहा, अजीब तरह के लोग हो यार तुम लोग को ये बात क्यों नहीं समझ में आती है? मैंने सिर्फ उन्हें रात भर के लिए यहाँ पर रखा है और मैं तुरंत ही सुबह होते ही उन्हें उनका घर ढूंढकर उन्हें छोड़कर आ जाऊंगा। इस पर उस केयर टेकर ने आगे अब कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा, ठीक है, आपकी जैसी मर्जी। मेरा काम था आप लोगों को समझाने की कोशिश करना, बाकी आप लोग जाने और भगवान जाने। हाँ, अगर सुबह तक सब कुछ ठीक रहा तो मैं भी आपके साथ चलूँगा इस बूढ़े बाबा को उसके घर तक छोड़ने के लिए। लेकिन आप लोग एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा, आप लोग चारों अगर हो सके तो आज एक ही कमरे में एक साथ सोइएगा और चाहे जो भी हो जाए कमरे का दरवाज़ा बिल्कुल मत खोलिएगा। ये बात कहकर बिना कोई रीज़न बताए वो वहाँ से चला गया। खाना भी बनकर उन सब के लिए तैयार था। ये सारी बातें बताकर अब वो केयर टेकर जा चुका था। वॉचमैन वो तो गेट के बाहर उसका एक कमरा बना हुआ था जिसमें वो रहता था। वो रात होने के बाद गेट में लॉक लगाकर अपने कमरे में सोने के लिए चला गया, क्योंकि वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा थी, जिसके वजह से रात भर ऐसे गेट पर बैठकर पहरा देना वहाँ काफ़ी मुश्किल था। अब ये सब खाना खाने के लिए बैठ गए और शालिनी और सीमा ने बहुत कोशिश की कि उस बूढ़े काका को वो लोग किसी तरह से खाना खिला पाएं, लेकिन वो लोग चाह कर भी खाना नहीं खिला पाए, क्योंकि वो बूढ़े काका खाना खाने के लिए तैयार ही नहीं थे। उन्होंने बाद में उनको जूस, दूध, बाकी चीज़ें भी ऑफ़र की, लेकिन बूढ़े काका ने कोई भी चीज़ लेने से साफ साफ मना कर दिया। और जैसा कि केयर टेकर ने कहा था, वो एक साथ एक कमरे में सोने चाहिए थे, लेकिन दोनों लड़कियां एक साथ एक कमरे में और दोनों लड़के एक साथ एक कमरे में। बाबा वहीं हॉल में ही लेटे हुए थे। आज वो सब ज़्यादा देर तक बैठकर बातचीत नहीं कर पाए, क्योंकि ट्रैवलिंग के वजह से सबको काफ़ी थकावट हो गई थी। सब अपने अपने कमरे में 12 बजे के पहले ही सोने के लिए जा चुके थे। अब सब ने अपना अपना दरवाज़ा बंद नहीं किया था, क्योंकि उन्हें ये पता था कि बाबा वहीं हॉल में हैं, तो उन्हें अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो हमें कैसे बताएंगे। इस वजह से वो सब अपना अपना दरवाज़ा खोल कर ही सोए हुए थे। अचानक रात के लगभग 1 बज रहे होंगे, किचन से अजीब तरह की आवाज़ आने लगी। लग रहा था जैसे कोई बर्तन हटा हटा कर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ये आवाज़ सुनते ही शालिनी की सबसे पहले नींद खुली। वो किचन में आई। जब वो किचन में आई तब उसने देखा कि किचन में ही रोहित नीचे ज़मीन पर लेटा हुआ है और रोहित के सर से बहुत सारा खून बह रहा है, जो कि किचन के फर्श पर फैला हुआ था। वहाँ पर सचिन था, जो कि सारी चीज़ें इधर उधर करके कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। शालिनी ने तुरंत ही सचिन से कहा, ये इससे क्या हो गया? इसका इतना खून कैसे निकल रहा है? तब सचिन ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं खुद किचन में जब पानी पीने आया तो मैंने देखा ये ज़मीन पर पड़ा हुआ है, पता नहीं इसे चोट कैसे आई, और ये मुझसे पानी पानी कह रहा था। मैंने पूरी जगह देख लिया, पीने के लिए लगता है जैसे इस घर में अब पानी ही नहीं बचा है, नल में पानी नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और ये बेहोश हो गया। इस पर शालिनी ने तुरंत ही चिल्लाते हुए सीमा को भी आवाज़ दी। सीमा भी भागकर किचन में आ चुकी थी। अब उसने भी ये नज़ारा देखा तो उसके होश उड़ चुके थे। उसने भी
तुरंत ही सारी बातें जानने की कोशिश की और शालिनी ने फटाफट शॉर्टकट में सारी बातें उसे बता दी। सीमा अंदर भागकर अपने बैग से फर्स्ट एड का बैग निकाल कर लेकर आई। उसने तुरंत ही उसको अपने गोद में उठाया, मतलब रोहित के सर को, और उसके बाद वो उसके सर के घाव को ढूंढने लगी कि इतना सारा खून कहाँ से निकल रहा है। लेकिन जैसे ही सीमा ने उसका सर उठाकर घाव ढूंढने की कोशिश की, उसका सर धड़ से अलग हो गया। ये देखते ही वहाँ शालिनी और सीमा दोनों एक साथ जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। ये देखकर तुरंत ही सचिन ने पूछा कि क्या हुआ, और पलटकर उसने जब ये नज़ारा देखा, डर के मारे उसके भी होश उड़ चुके थे। लेकिन वो सब करते तो क्या करते, वो तुरंत भागकर सिक्योरिटी वाला मतलब वॉचमैन के पास मदद के लिए पहुँचे और उन्होंने देखा वहाँ उस कमरे में कोई भी नहीं था। अब ये तीनों इतना ज़्यादा घबरा चुके थे कि उन्हें इस बात का होश ही नहीं था कि उस घर में उनके अलावा भी एक बूढ़े बाबा थे, और वो सब वहाँ से तुरंत ही मदद मांगने के लिए कहीं गांव में जाकर किसी को बुला कर लाना चाहते थे। वो सब गाड़ी में बैठे और बैठकर बेतहाशा कहीं किसी को भी ढूंढने लगे। लेकिन एक तो पहाड़ी इलाका, दूसरा रात का घना अंधेरा, तीसरा ऐसी जगहों पर ज़्यादा नज़दीक नज़दीक गांव मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। उधर पीछे बैठी हुई शालिनी लगातार उस केयर टेकर को फ़ोन लगा रही थी, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। अब ये बच्चे क्या करते, वो बस गाड़ी को लगातार भगाए जा रहे थे। अचानक से तुरंत सचिन के गाड़ी के आगे लगा जैसे कोई दूसरी गाड़ी आई और सचिन का बैलेंस बिगड़ा और उसने उस गाड़ी से अपनी गाड़ी को टकराने से बचाने के लिए गाड़ी को जैसे ही साइड किया, सचिन की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और उसकी गाड़ी एक बड़े से पेड़ से जाकर जोर से टकरा गई। सचिन का सर भी फूट गया और उसमें से भी बेतहाशा खून निकलने लगा, लेकिन सचिन बेहोश नहीं हुआ था। वो सब मतलब शालिनी और सीमा दोनों सचिन को अपने कंधे का सहारा देकर गाड़ी से उन्होंने बाहर निकाला और वो उसी सुनसान सड़क पर आगे उससे अपने कंधे का सहारा लेकर धीरे धीरे बढ़ने लगे, इस उम्मीद में कि कहीं तो कोई तो मिल जाए। और अब शालिनी, सीमा, यहाँ तक कि सचिन, सबके फ़ोन्स का नेटवर्क जा चुका था। पहाड़ी इलाकों में ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस वजह से वो अब आगे की तरफ इसलिए बढ़ रहे थे, इस उम्मीद में भी कि अगर कोई इंसान मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ना मिले तो कम से कम हमारे फ़ोन का नेटवर्क तो आ जाए, जिसके वजह से हम किसी को हेल्प के लिए बुला पाएँ या फिर पुलिस को ही कॉल कर पाएँ। वो सब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मुश्किल से आधा घंटा चलने के बाद अब सचिन की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। सचिन वहीं पेड़ के नीचे इशारा करके कहने लगा कि उसे यहाँ पर बिठाकर वो दोनों आगे बढ़कर मदद ढूंढ कर लाए, क्योंकि सचिन की अब ऐसी हालत बिल्कुल नहीं है कि वो आगे और पैदल चल सके। ये बात शालिनी और सीमा दोनों समझ रही थीं और उन दोनों ने सचिन को वहीं बिठा दिया। सीमा वहाँ पर सचिन के पास रुकना चाहती थी, लेकिन शालिनी को ऐसे अनजान जगह में, सुनसान जगह में इस तरह से अकेले जाने देना, वो भी एक लड़की को, ये बात ना तो सचिन को ठीक लगी और ना ही सीमा को। इसलिए सीमा सचिन को वहाँ बिठाकर आगे शालिनी के साथ बढ़ गई। वो दोनों जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर आगे जाते ही जा रहे थे।
तभी अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे सामने से कोई गाड़ी आ रही है और उन दोनों ने तुरंत ही हाथ का इशारा करके उस गाड़ी को रुकने को कहा। और जब वो गाड़ी नज़दीक आई तब उन्होंने देखा कि वो तो पुलिस की जीप है। ये देखकर उन दोनों को बहुत अच्छा लगा। उन दोनों के जान में जान आ चुकी थी और उन दोनों ने जैसे ही इशारा किया वो पुलिस की जीप भी तुरंत रुक गई और उसने सारी बातें उन दोनों लड़कियों से पूछने की कोशिश की, लेकिन उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, वो इतनी ज़्यादा थक चुकी थीं, ऊपर से घबराई हुई थीं कि वो कुछ भी बताने के हालत में नहीं थीं। और पुलिस वालों ने उनकी पूरी मदद की। उन्होंने पहले उन लड़कियों को थोड़ा पानी पिलाया। उसके बाद जब उन लड़कियों ने थोड़ी देर सांस ली तब फिर वो जब थोड़ी बेहतर हो गई तब सीमा और शालिनी दोनों ने सारी बातें शुरू से लेकर अभी तक बता दी और इसके बाद उन पुलिस वालों से मदद मांगी और वो पुलिस वाले भी उनकी मदद करने को तैयार हो गए और उन्होंने तुरंत ही गाड़ी में बैठकर उन्हें उस जगह पर ले जाने को कहने लगे जहां वो पहले सचिन को छोड़कर आई थीं। वो दोनों उसी तरफ गाड़ी ले जाने के लिए कहने लगे और वहाँ पर उस पेड़ के नीचे पहुँचकर उन्होंने देखा वहाँ पर तो सचिन था ही नहीं। अब ये देखकर वो दोनों लड़कियां रोने लगी। वो और ज़्यादा घबरा गईं कि कहीं उनके इस दोस्त को भी कुछ हो तो नहीं गया। इस पर पुलिस वालों ने अपने हिसाब से वहाँ सब कुछ ढूंढ लिया कि वहाँ पर सचिन कहीं इधर उधर बेहोश होकर लुढ़क तो नहीं गया, लेकिन उन्हें कोई भी निशान ऐसा नहीं मिला। तब पुलिस वाले ने ये कहा कि वो उस जगह पर लेकर चलें जहां उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और फिर ये कहने पर वो दोनों उन्हें आगे उस जगह पर लेकर गईं जहां उनके हिसाब से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन ये क्या, उस जगह पर तो सचिन की वो गाड़ी भी नहीं थी। तो क्या सच में इनका एक्सीडेंट हुआ था? लेकिन अगर सच में इनका एक्सीडेंट नहीं हुआ था तो ये दोनों यहाँ कैसे आए? और सचिन, जिनको वो दोनों खुद वैसी बुरी हालत में छोड़कर आई थीं, सचिन कहाँ गया? वो गाड़ी कहाँ गई? अब बारी थी फार्म हाउस में पहुंचकर फार्म हाउस में रोहित की लाश को देखने की। आखिरकार वो सब फार्म हाउस में पहुँचे, लेकिन जब वो फार्म हाउस में पहुँची तो फार्म हाउस के गेट पर ताला बंद था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जब वो सचिन के साथ बाहर निकल कर आई थी तो ना तो वहाँ कोई वॉचमैन था और ना ही गेट पर कोई ताला था। आखिरकार पुलिस वालों को उन लोगों ने बहुत समझाने की कोशिश की और पुलिस वालों ने उनकी बात मानी। उन्होंने फार्म हाउस का ताला तोड़ दिया और ताला तोड़ने के बाद वो फार्म हाउस के अंदर आ गए। जब वो फार्म हाउस के अंदर आए तो जैसा उन दोनों लड़कियों ने बताया था कि वो फार्म हाउस का दरवाज़ा खुला छोड़कर ही आई थी, वहाँ नज़ारा वैसा ही था। ये देखकर उन दोनों को थोड़ी तसल्ली हुई कि नहीं, हम ये कोई बुरा सपना नहीं देख रहे, ये सच है। वो भागकर किचन की तरफ गईं जहाँ वो रोहित की वो सर कटी लाश छोड़कर आई थीं और उन्होंने वहाँ जाकर देखा तो वहाँ ना तो कोई डेड बॉडी थी और ना ही कोई खून, जो कि फर्श पर चारों तरफ फैला हुआ था। उन्होंने पूरे फार्म हाउस को अच्छे से चेक कर लिया, लेकिन ना तो वहाँ पर रोहित था, ना ही सचिन और ना ही उनकी वो गाड़ी। अब आखिरकार पता नहीं कैसे शालिनी को उस बूढ़े बाबा की याद आई। शालिनी ने अब ये भी बताया कि उन्होंने कैसे उस बूढ़े बाबा की मदद की थी। ये बात सुनते ही एक कांस्टेबल जोर जोर से उन बच्चियों को डांटने लगा। उसने कहा, तुम लोगों का दिमाग खराब है क्या? इस नई जगह में आकर ऐसे ही किसी की भी मदद कर रहे हो, और मदद कर रहे हो ठीक है,
तुम उसे अनजान बुढ़े को अपने घर में ऐसे कैसे लेकर आ गए? तुम्हें पता भी है तुम किस जगह पर हो? अब ये बात सुनकर उन दोनों बच्चियों को रोने के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिखा। वो दोनों ऐसे ही परेशान थीं। वो दोनों वापस से फूट फूट कर रोने लगीं और इस पर पुलिस वाले ने उसे डांटा, मतलब उसके सीनियर ने, और उसने कहा, तुम क्यों इन बच्चियों को डरा रहे हो? और उसके बाद पुलिस वाले ने उन दोनों को शांत किया और उन्हें पानी लाकर पिलाया। ये पानी देखते ही तुरंत ही शालिनी को सारी बातें याद आ गईं। उसने ये भी बताया कि कैसे वो पानी ढूंढ रहा था, सचिन, और घर के किसी नल में कोई पानी नहीं था, यहाँ पीने के लिए कोई पानी नहीं था। तो फिर ऐसा कैसे हुआ? आप ये पानी मुझे कहाँ से ला कर दे रहे हैं? इस पर पुलिस वाले ने उसकी आंखों के सामने ही नल खोलकर दिखाया। उसमें पानी आ रहा था। अब शालिनी और सीमा दोनों का दिमाग काम नहीं कर रहा था। इस पर पुलिस वाले ने उसे पहले पानी पीने को कहा। उन दोनों ने पानी पिया। उसके बाद पुलिस वाले ने उन्हें बताया कि देखो, तुम लोग नहीं जानते तुम लोग कहाँ फंस चुके हो। यहाँ के गांव के बारे में अगर तुम लोग नहीं जानते तो मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ एक ऐसा गांव है, इसी फार्म हाउस के जस्ट पीछे। उसे छलाओं का गांव कहते हैं, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ छलावा ही भरा हुआ है। और उस गांव में या इस फार्म हाउस के आसपास भी अगर कोई गलती से आ जाता है तो वो कभी भी वापस नहीं जा पाता। ये बात सुनकर अब वो दोनों डर चुकी थीं। लेकिन पुलिस वालों ने ये कहा, हम तुम्हारे दोस्तों को ढूंढेंगे, लेकिन अभी बारी है तुम दोनों को यहाँ से सेफ निकालने की। और अब यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। तुम दोनों हमारे साथ हमारी गाड़ी में चलकर बैठो। तुम्हें बस स्टॉप या स्टेशन में कहीं भी छोड़ देते हैं जहाँ तुम कहो, और उसके बाद तुम्हारे दोस्त की तलाश भी हम करेंगे। लेकिन पहले तो उन दोनों ने साफ साफ इनकार कर दिया। उसके बाद ये बात उन लोगों ने बार बार उन दोनों को समझाई कि तुम दोनों खुद कह रही हो कि तुमने एक की लाश सर से कटी हुई देखी और दूसरे को तुम मरने की हालत में लगभग छोड़कर गई थी। अगर ऐसा सच में है तो वो दोनों कम ही उम्मीद है कि अब जिंदा बचे होंगे। अब ये बात सुनकर उन दोनों को भी ये समझ में आ गया कि वो भी यहाँ रहकर कुछ नहीं कर सकते। आखिरकार वो दोनों तैयार हो गईं। पहले पुलिस वाले उसे, मतलब उन दोनों सहेलियों को स्टेशन में लेकर गए ताकि वो दोनों वहाँ से फ़ोन पर अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर पाएँ। और उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने सचिन और रोहित के बारे में कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने बस ये बताया कि उनकी गाड़ी खराब हो गई है, तो वो पुलिस वालों की मदद से यहाँ स्टेशन से घर आ रही हैं। और इतनी बात कहकर उन दोनों ने फ़ोन रख दिया। घर वाले भी थोड़े परेशान तो थे, लेकिन वो पुलिस स्टेशन से फ़ोन कर रही थीं, इस वजह से उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि वो दोनों सेफ हैं। पुलिस वालों ने उनकी मदद की और ले जाकर उन्हें वहाँ स्टेशन में बिठा दिया। वो दोनों टिकट्स खरीद कर वहाँ बैठकर ट्रेन के जस्ट आने का इंतज़ार ही कर रही थीं और पुलिस वाले उन्हें वहाँ बिठाकर जा चुके थे। उन्होंने साफ साफ हिदायत दी थी कि किसी भी हालत में तुम अपने घर वाली ट्रेन पर बैठ ज़रूर जाना, और वो वहाँ से जा चुके थे। इसके बाद वो दोनों ट्रेन के आने का इंतज़ार ही कर रही थीं। तब तक उनकी ट्रेन आकर प्लेटफॉर्म पर लग चुकी थी। वो दोनों रोते रोते ही ट्रेन में बैठ चुकी थीं। तभी अचानक उन्हें रोहित दिखाई दिया, जो कि भागता भागता वहाँ उनके पास पहुँचा और उसने कहा कि तुम दोनों ऐसे कहाँ जा रही हो, हमें बिना बताए? वैसे भी
मैं इतनी देर से तुम लोग को ढूंढ रहा हूँ, तुम लोग मुझे मिले ही नहीं। मैंने घर में देखा लेकिन तुम लोग घर में भी नहीं थे। ये देखकर पहले सीमा ने उसे छू छू कर देखा कि क्या वो सच है। जब सीमा को इस बात का भरोसा हो गया कि हाँ ये सच है, वो सच में रोहित ही था, तब सीमा और शालिनी दोनों ने पूरी बात रोहित को बता दी। रोहित ने कहा, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं तो कब से तुम लोग को उस फार्म हाउस में ढूंढ रहा था, लेकिन तुम लोग तो मुझे दिखे ही नहीं और ना ही वो बूढ़े बाबा थे। तो मुझे ऐसा लगा कि तुम लोग कहीं रात में ही उस बूढ़े बाबा को छोड़ने तो नहीं चले गए। फिर मैंने सिक्योरिटी वाले की मदद से, ये सुनते ही तुरंत शालिनी ने कहा, सिक्योरिटी वाला मतलब वॉचमैन? उसने तुरंत ही, मतलब रोहित ने तुरंत ही जवाब दिया, हाँ वही, और मैं उसकी मदद से तुम लोगों को ढूंढने के लिए निकला। इस पर उसने देखा सचिन एक पेड़ के नीचे घायल था और उसने अपने कुछ लोगों को मदद के लिए बुलाया। उसके बाद हम लोगों ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। ये सारी बात सुनकर अब उनकी जान में जान आ चुकी थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद ये सब उनका एक बुरा सपना या कोई वहम था। अब उनका दोस्त सचिन भी उन्हें मिल चुका है, तो वो उन्हें छोड़कर ऐसे कैसे जा सकती हैं। इस बात पर वो दोनों ट्रेन से नीचे उतर गई और वो रोहित के साथ साथ आगे बढ़ने लगी। वो तीनों रास्ते पर तेज तेज कदमों के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे और वो सब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तो गलत है, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि बार बार वो रोहित से कुछ भी बात करती और वो घूम फिर कर एक ही जवाब उन्हें बार बार दे रहा था। शालिनी को ये बात समझ में आने लगी कि कहीं कुछ तो गलत ज़रूर है। इस पर शालिनी ने सीमा को पीछे से ही हाथ पकड़कर खींचा और खींचकर वो दोनों एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गईं। उन्होंने ये देखा कि उनके छुपने के बाद भी रोहित वैसे ही आगे बढ़ता जा रहा है और एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करता जा रहा है। ये बात देखकर अब सीमा को भी डाउट होने लगा और वो दोनों वहीं से छुपकर जंगल झाड़ी में से होते हुए आगे भागते जा रही थीं, जैसे वो अपने ही दोस्त से बचना चाहती हैं। आखिरकार वो दोनों भागते भागते एक जगह, ऐसी जगह पर पहुंची जहां पर माता रानी का मंदिर था और वो उस जगह पर पहुंची। वो दोनों सीढ़ियों पर चढ़ ही रही थीं कि तब तक अचानक उन्हें सड़क के किनारे सचिन दिखा। ये देखकर तुरंत ही सीमा भागकर सचिन के पास पहुंचना चाहती थी और उसने जैसे ही ये कोशिश की, शालिनी ने तुरंत उसके हाथों को जोर से पकड़ लिया और उसने मना किया कि नहीं, वो सचिन भी नहीं है, मुझे नहीं लगता, तुम मत जाओ प्लीज़। अगर तुम ऐसा करोगी तो पता नहीं तुम्हारे साथ भी क्या होगा। लेकिन सीमा के तो सर पर जैसे भूत सवार हो गया था। वो भागकर सचिन के पास पहुंच गई और जैसे ही उसने सचिन को गले से लगाया, सचिन ने इतनी जोर से शालिनी के आंखों के सामने ही सीमा को अपनी बाहों में दबाया कि सीमा के मुंह से खून निकला और उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। अब तुरंत ही शालिनी के आंखों के सामने का नज़ारा बदल चुका था। अब उसकी आंखों के सामने सीमा, सचिन और रोहित तीनों खड़े होकर उसे बार बार नीचे आने को कह रहे थे, लेकिन शालिनी किसी भी हालत में नीचे नहीं आई, बल्कि वो और ऊपर पहुंचकर माता रानी के सामने खड़ी होकर बार बार रो रही थी। और माता रानी के पट रात में बंद होते हैं,
ये हम सबको पता है, लेकिन माता रानी के पट बंद होने का मतलब ये नहीं है कि ऐसी कोई भी शक्ति आपके आसपास भी पहुंच सके। ऐसा ही कुछ शायद शालिनी के साथ भी हो रहा था और वो वहीं सीढ़ियों पर लेटे लेटे रोती जा रही थी। उसे पता था कि वो यहाँ सेफ है, लेकिन वो सेफ रहकर भी बहुत दुखी थी, क्योंकि इस एक ट्रिप ने उससे उसके बचपन के और सबसे प्यारे दोस्तों को शायद छीन लिया था। वो वैसे ही सीढ़ियों पर रोते रोते कब वहीं पर सो गई या बेहोश हो गई, उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह जब उसकी आँख खुली तब उसने देखा कि वहाँ सामने पंडित जी खड़े हैं और उन्होंने तुरंत ही उस बच्ची को मुंह पर पानी छिड़क कर उठाया। वहाँ कुछ और लोग भी मौजूद थे, साथ ही साथ वो पुलिस वाले भी वहाँ पर खड़े थे जो कि पिछली रात उन दोनों लड़कियों की मदद करके उन्हें ट्रेन में बिठा कर आए थे। अब उन सबको देखकर शालिनी ने बाकी की सारी बातें सबको बता दी और इस बात पर उस पुलिस वाले ने उस लड़की को थोड़ा कुछ कहना तो चाहा, लेकिन उसकी हालत देखकर और उसके बारे में अब ये बातें सुनकर कौन उसे क्या कहता। आखिरकार उन्होंने उस बच्ची की फिर से एक बार मदद की और इस बार उस बच्ची को जिस ट्रेन में बिठाया वो वहाँ तब तक मौजूद थे जब तक वो ट्रेन स्टेशन को छोड़कर आगे नहीं बढ़ गई थी। और उसके बाद उन्होंने इस बात का भी ख्याल रखा कि शालिनी जब अपने घर पर पहुँचे तब उसके पेरेंट्स से ये बात कंफर्म की जाए और ऐसा ही किया गया। और बाकी की सारी बातें बाकी के घर वालों को पुलिस वालों से ही पता चली और ये बात सुनकर बाकी तीनों बच्चों के घर वाले एक बहुत बड़े सदमे में थे, लेकिन उन्हें इस बात के बारे में पूरी जानकारी ना होने की वजह से उन्होंने अपने बच्चों को खो दिया। सचिन के पिता ने अपने दोस्त से भी इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने यही कहा कि उन्होंने जब से इस फार्म हाउस को ख़रीदा है वो कभी भी उस जगह पर नहीं गए, क्योंकि उनका काम ज़्यादातर विदेश का ही होता था। उनका इंडिया आने का मौका भी बहुत कम लगता था। उन्होंने कुछ उड़ती उड़ती खबरें ये सुनी थी कि वहाँ पर पीछे जो एक गांव है, कहते हैं कि रात होने पर वो सेफ़ नहीं है, लेकिन वो जगह इतनी खतरनाक है इस बात का अंदाज़ा उनको भी बिल्कुल नहीं था। अब जबकि इतना कुछ हो चुका था तो अब किसी को कुछ बोलकर, सुनाकर या ब्लेम करके कोई फ़ायदा नहीं था। उन तीनों की तो लाशें भी कभी नहीं मिली, लेकिन जैसा कि शालिनी के साथ हुआ था, बाकी के तीनों घर वालों ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि अब उनके बच्चे कभी वापस नहीं आएंगे। माता पिता ने बहुत कोशिश की कि आखिरकार बच्चों की लाशें तो मिल जाएं। पुलिस वालों ने भी लंबे समय तक कोशिश की, लेकिन उन्हें मिली तो सिर्फ और सिर्फ सचिन की वो गाड़ी जिसका एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ पर बताया था उन लड़कियों ने कि वो एक्सीडेंट हुआ था। वहीं पर नीचे थोड़ी खाई थी, छोटी खाई, जहाँ पर वो गाड़ी लुढ़क कर नीचे चली गई थी। वो गाड़ी बरामद हुई और बाकी की बातें घर वालों के सामने अपने आप साबित हो गई। शालिनी को एक बहुत लंबा अरसा लग गया इस सदमे से बाहर आने के लिए। उसके ज़ख्म तो आज भी नहीं भरे हैं, लेकिन अब वो खुद को संभाल कर एक सामान्य ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रही है। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं
तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।